अच्छा, ये मेरे फेस पे आप लोग देख सकते हैं काला काला जो नजर आ रहा है, इसको कार्बन टी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बेला दी ब्लैक कैट। तो जनाब, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं और अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भी दिखाया कि आज मैं आ गई हूँ TCS बाय आसिम, यानी कि द स्किन क्लिनिक बाय आसिम, और जो कि डॉक्टर आसिम सुहेल, ही इज़ डर्मेटोलॉजिस्ट at Sheikh Zayed Hospital. He has more than 15 years of experience in derma and he is certified in facial aesthetics and laser. तो आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे और मैं अपना भी थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी उनके साथ। देखते हैं कि वो मुझे क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं और करेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें। सो स्टे विद मी एंड लेट्स गो सी कि हमारे साथ आज क्या होने वाला है। लेट्स गो इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। तो आज हम जो है आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो करेंगे। तो आर यू रेडी? यस आई एम। चल लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टीनेज एक्नी जो होती है, टीनेजर्स जो हैं, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, उनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और उनको वो इतनी केयर भी नहीं कर पाते। तो उनको किस तरह से डील करना चाहिए और उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, इससे पहले इसकी डिटेल में जाने से पहले जो है वो हमें थोड़ा सा एक्नी और उसकी कॉजेज़ को जो है ना समझना होगा। बेसिकली एक्नी जिन्हें हम लेमैन टर्म में पिंपल्स भी कहते हैं आम लोग जो है, जी जी। ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें तो हर दूसरे या तीसरे शख्स को जो है आप उसके चेहरे पे देखेंगे कि एक्नी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। एक्नी जो है हमारे जो चिकनाई बनाने वाले ग्लैंड्स जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, उनकी पैथोलॉजी या उनकी प्रॉब्लम है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी पेरेंट्स की तरफ से, ननियाल जदियाल की तरफ से अगर एक्नी प्रोन स्किन है तो लाइकली है कि किसी भी टीनेज मर्द या फीमेल में जो है वो एक्नी आ सकती है। फिर उसके बाद कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस होते हैं जिसकी बेस पे चिकनाई बनाने वाले ग्लैंड, जिसे कि मैंने सेबेशियस ग्लैंड बताया, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा चिकनाई प्रोड्यूस करते हैं। आपका सवाल अगर आप दोबारा दोहराएं। जी, मैं कह रही थी कि टीनेजर्स में एक्नी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहे हैं। जैसे आपने बोला हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में जैसे PCOS हैं, डिफरेंट और चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो जाती है। और इवन जो बॉयज़ हैं, यंग बॉयज़ हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। तो उसके जी देखिए, इसमें यूँ है कि हमारी जो स्किन है और ख़ासकर फेस की स्किन जो है, इट्स अ पासपोर्ट टू सोसाइटी। स्किन ओवरऑल जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है। तो हमें इसकी केयर के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो अपने जहन में रखनी चाहिए कि एक्नी जो है वो हर एक को नहीं बनते हैं। जी। एक्नी ज़्यादातर मैंने जैसे पहले बताया कि जेनेटिक फैक्टर, दूसरा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस और तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर टीन एज में इनिशियली आपकी फैमिलियल टेंडेंसी है कि आपके मदर या फादर की तरफ से एक्नी आ रहे हैं आपके उसमें जीन्स में और आपको बन रहे हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट टू ट्रीट देम। बिकॉज अगर आप उन्हें अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो लाइकली कि वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जाके मजीद स्कारिंग और डैमेजिंग इफेक्ट्स जो है फेस पे दे सकते हैं। एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ हिज और हर फेस। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो फीमेल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और पिगमेंटेशन के और फ्रैकल्स वगैरह के। तो उसके लिए आप TCS बाय आसिम जो है वो हमें क्या रिकमेंड करता है?
इसमें भी वही मेरी जो है राय या मेरा जो तबसरा इस हवाले से यही होगा कमेंट्स कि इसमें भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जिन लोगों को जेनेटिकली ये चीज़ पाई जाती है और ख़ासकर जिनकी स्किन थोड़ी फेयर होती है उनमें ये चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। जो छाइयाँ या पिगमेंटेशन या किसी भी ज़ख्म के ठीक होने के बाद निशानात जो हैं ये सनलाइट की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो सन प्रोटेक्शन फिजिकल बैरियर की शक्ल में बाद लोग जो है वो हिजाब करते हैं, वो काले हिजाब के अलावा किसी भी रंग का हिजाब करके फिजिकल बैरियर की शक्ल में जो है सन प्रोटेक्शन कर सकते हैं, या फिर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सनस्क्रीन अच्छी क्वालिटी के मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं, उनमें फ़िज़िकल सनस्क्रीन भी हैं, केमिकल भी हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं ताकि जो सनलाइट के जो यूवी रेडिएशन जो कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है उनसे प्रिवेंट करें। स्लीप पैटर्न शुड बी प्रॉपर, हमारी रात की साउंड स्लीप कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर हो। डाइटरी इनसफिशिएंसी और डाइटरी हैबिट्स जो है हमारी उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। हमें प्रॉपर वक्त पे नाश्ता, वक्त पे खाना और वक्त पे ही सोना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हर इश्तिहारी प्रिपरेशन और क्रीम्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, या फलां ने खाला ने कहा, चची ने कहा, फ्रेंड ने कहा, कोलीग ने कहा कि ये क्रीम लगा लो, कर लो। अगर आपके खुदा न खास्ता पिगमेंटेशन या फ्रैकलिंग अपीयर होना शुरू हो गई या मिलाजमा, तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर पर। प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट वो एडवाइस कर देगा कोई ना कोई उसको प्रिवेंट करने के, फर्दर प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन ऐसी वो आपको बताएगा कि वो एक जगह रुक जाएगी या इवन बात बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंडरलाइन कॉजेज भी होती हैं ना, मतलब खून की कमी है, आयरन की कमी, फिर उसके अलावा कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, फिर कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं, फिर आपका कोई थायराइड के इश्यूज हैं। अगर हम उनको प्रोब करें और सही उनके कॉज पे पहुंच जाएं तो वी कैन ट्रीट वेल ऑल द सॉर्ट ऑफ पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा फ्रैकल्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे थोड़ी सी इसमें मैंने पिक की है, आप ही की बात में से एक क्वेश्चन रेज हुआ है, वो ये कि आपने कहा कि हिजाब जो ख़वातीन करती हैं अक्सर हमारे यहाँ काले बुर्के ही पहने जाते हैं, तो वो सनलाइट में तो वैसे भी ब्लैक कलर जो है वो अवॉइड करना चाहिए, तो क्या ये भी अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर? मैंने वही अर्ज किया है कि ब्लैक कलर के अलावा, जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ा होगा साइंस में कि काला रंग जो है ये ज्यादा अब्जॉर्ब करता है हीट को। ठीक है, तो काले के अलावा वाइट, ग्रे, ब्लू, एनी काइंड ऑफ वेल जो है इट कैन बी टेकन, और दैट वुड बी अ ग्रेट एंड एक्सीलेंट फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द सनलाइट। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आजकल जैसे कि आपने देखा होगा, आपके पास इवन पेशेंट्स भी आते होंगे जो कि वाइटनिंग इंजेक्शंस को लेके जो है काफ़ी वो रहते हैं कि भाई हमें अपना कॉम्प्लेक्शन बेटर करना है और हमने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने हैं। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ग्लूटाथायोन एंड ऑल द वाइटनिंग प्रोडक्ट्स? वेल, आई एम क्वाइट क्लियर अबाउट इट। ये आप देख रही हैं ये पेंटिंग, Let me focus this. It's a calligraphy saying लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को उसकी बेहतरीन शक्ल में बनाया या पैदा किया। देखें, जो अल्लाह ने हमारे बॉडी, हमारे जिस्म, हमारे चेहरे और हमारी रंगत बना दी है, उसमें अगर हम किसी भी हवाले से कोई नक्स या कोई फॉल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, या हम उसको फॉल्ट समझ के करेक्ट करने या करवाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से कि अल्लाह ताला की तख्लीक में नक्स निकालने वाली बात है। अब आप जस्ट लाइक कि एक मुसव्विर है, उसने एक पेंटिंग बनाई है और आप उसकी पेंटिंग में जो नक्स निकाल के कहें नहीं ये यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला की ज़ात किस कदर इस चीज़ से जो है वो नाराज होगी। तो वेन एवर ह्यूमन बीइंग्स गो अगेंस्ट द नेचर, अल्लाह ताला ने जो हमें कुदरती रंगत दे दी है उसमें हम जो है बाय हुक और बाय क्रुक जैसे तैसे जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा वाइटनिंग इंजेक्शंस और इस तरह की प्रिपरेशन लगा के हम किसी तरीके से वाइट या फेयर कलर अटेन कर लें, अचीव कर लें, तो वो शायद टेम्परेरी तो एक आपको इफेक्ट और बेनिफिट नजर आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके कोई साथ चल सकेगा। और दैट्स व्हाई आई ऑलवेज डिस्करेज वाइटनिंग इंजेक्शन। और एक और जो इसके भी अलावा एक जो हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें
मैंने अपनी साइट पे पेज पे भी एक मैंने पोस्ट जो है उस पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि माइंडेड ग्लूटाथायोन इज नॉट अप्रूव्ड बाय FDA फॉर वाइटनिंग पर्पसेस। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि डिफरेंट डिजीजेस में यूज किया जाता है, लेकिन दिस इज नॉट अप्रूव्ड येट फॉर वाइटनिंग पर्पसेस बाय FDA। FDA आपको अंदाजा है कि एक इदारा है जो डिफरेंट मेडिकेशंस को अप्रूव करता है जी। फॉर द यूजेज एंड फॉर डिफरेंट इंडिकेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ग्लूटाथायोन या वाइटनिंग इंजेक्शन जो हैं दे आर नॉट अप्रूव्ड बेसिकली। जो कोई भी लगा रहा है, जहां भी लग रहे हैं, दे आर बेसिकली ऑफ लेबल लग रहे हैं। तो दैट्स अ बिग रीजन। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि जिस दिन ये FDA से अप्रूव हो गए शायद मैं खुद भी अपने क्लिनिक के बाहर लिख के लगा दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तब भी लिख पाऊंगा कि आए और गोरे हो जाएं। जी, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में भी अब एक ऐसा ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लग गई है कि बच्चियों को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है ड्यू टू देयर डार्क कॉम्प्लेक्शन, और भी रेसिज्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, बुलिंग होती है स्कूल में, तो उसकी वजह से भी लोग अब शायद मजबूर हो गए हैं कि वो ये स्टेप्स लें। I have faced 2 or 3 cases in my clinical practice। मैंने अपनी पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 2 दफ़ा इंजेक्शन जो है वो दिए हैं, और दोनों दफ़ा पेशेंट के इंसिस्ट करने पे, जो कि इतनी मजबूर थी वो बेचारी लड़कियां कि दे सेड कि हम खुद भी कर लेंगे अगर हमें एग्जैक्टली जी, क्योंकि हमें बार बार जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली एक ये बहुत जो है ना गलत एस्पेक्ट है इस चीज़ का, जिसके लिए हमें सोशली जो है ना इस चीज़ को अवेयरनेस देनी होगी, और इस हवाले से जो है हमें आई थिंक कि इसको हाईलाइट करना चाहिए कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस कॉम्प्लेक्शन इज नॉट द मेन स्टे ऑफ द मैरिज एंड हैप्पी लाइफ। उसमें बिल्कुल लाइफ के डिफरेंट अपना पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट जिसमें करेक्टर है, अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है वो मद्देनज़र रख के किरदार, दीनदारी और फिर हुस्न सुलूक, अखलाक, इन सब चीज़ों को रख के तो फिर ही जब देखा जाए। लेकिन सद अफसोस के हमारे यहाँ इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल ही पसे पुश डाल के एक फिजिकल अपरेंट जो फीचर्स जी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा हो गया है। सही है। आई थिंक एज़ फार एज द स्किन इज़ कंसर्न, जो है स्किन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप केयर करें स्किन की, बिल्कुल आप अपनी स्किन केयर एक रूटीन बनाएं, अदरवाइज कॉम्प्लेक्शन डजेंट मैटर, आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है कि आप वेटिश हैं, जी, आप फेयर कलर हैं, आप डार्क कॉम्प्लेक्शन है, आप डस्की कॉम्प्लेक्शन के हैं, अगर आपकी स्किन पे कोई मतलब कोई पैथोलॉजी नहीं है, लाइक कोई पिंपल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं है अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक जो मोल्स वगैरह हैं, तो यू हैव गॉट एक्सीलेंट स्किन, यू शुड टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। उसमें भी डिफरेंट रूटीन्स और वो हैं, जी, मैं आपको बता दूंगा। Okay, so my next question is, what are the latest treatments and procedures you are doing in your clinic right now? Right now, जो apart from fairness injections, apart from fairness treatments, I do almost all cosmetic procedures like laser of any kind, photofacials हैं, Genesis for fine wrinkles हैं, Botox, fillers, thread lift जो है that is non surgical face lift जो कि old age saggy skin के लिए, facial skin के लिए। बाकी हमारे पास डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं लाइक फोटोडायनेमिक थेरेपी है और हाइड्रा फेशियल भी हमारे पास है, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी वाइज जो है अच्छे सीरम्स यूज़ करके जो हम अपने पेशेंट्स को सर्विसेज दें। और इसके अलावा यू कैन सी अ माइक्रोस्कोप, yes, right behind you, you would not going to see at any dermatologist clinic देखें भी तो रेयरली आपको नजर आएगी। ये हमने क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हुई है कि कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं स्किन की जिन्हें हमें ऑन द स्पॉट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है डायग्नोज करना पड़ जाता है, जो कि आमतौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट के चैम्बर में आपको नहीं मिलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रखा है। इसके अलावा डर्मोस्कोपी, एक डर्मोस्कोप एक गैजेट है लेटेस्ट गैजेट्स में से, जो कि हम जो स्किन कैंसरस लीजन है, कंडीशन है, उनको डिफ्रेंशिएट और डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी तो मैं डील कर ही रहा हूँ, जिसमें स्किन, हेयर
नेल के हवाले से जो है ऑल काइंड ऑफ डिजीज़ उनको हम लेकर चलते हैं और प्रॉपर काउंसलिंग के बाद पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई भी करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपका सेल्फ मेडिकेशन के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हर डॉक्टर जो है वो इस चीज़ से परेशान होता है कि पेशेंट ऑलरेडी गूगल करके आया हुआ होता है और वो खुद भी परेशान हो रहा होता है और फिर डॉक्टर को भी काफ़ी परेशान करता है, तो इस बारे में मुझे सॉन्ग एक मैंने बड़ा देखा था, शायद मेरे पास क्लिप भी मेरे सेल में मौजूद है कि नेवर गूगल योर सिम्टम्स। जी, जब इंसान सिम्टम्स गूगल में डालेगा, गूगल एज अ प्री प्रोग्राम्ड जो है ना वो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, माइंडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट नेचुरल और डिवाइन इंटेलिजेंस के हम जो है उस पर बिलीव करना शुरू करते हैं। वो तो आप जो भी सिम्टम डालेंगे वो आपको कोई ना कोई कैंसर निकाल के दिखा देगा। एग्जैक्टली सबसे पहले आता ही ये चीज़ें हैं। तो अगर तो गूगल अंकल को आपने डॉक्टर बनाना है तो फिर मेरा ख्याल है क्वालिफाइड डॉक्टर्स को तो फिर छोड़ें। जी। तो सेल्फ मेडिकेशन आई थिंक टू मी इट्स अ क्राइम। इसने एक टाइम लगाकर, एक वक्त लगाकर पहले बेसिक क्लिनिकल डिग्री ली, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर उसने इतने साल उसमें एक्सपीरियंस भी उसका रहा, उसकी सिम्टम्स को बाद हमारे साथ चैलेंज करते हैं पेशेंट कि नहीं जी नहीं वहाँ तो ये लिखा होता है जी, वहाँ तो हमने ये देखा है, तो उन्हें समझाना बार बार बड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली हर चीज़ का जैसे आप एक रूटीन में देखें कि आपको जैसे उलमा से रब्ता करना पड़ता है दीन के हवाले से, इसी तरह आपको मैथ्स के लिए किसी मैथ के टीचर से के पास जाकर पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह या स्पेस के हवाले से आप एरोस्पेस के किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जो है आप स्किन जो है, ये मजाक तो नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि आपका स्किन ही सारे सब पहले देखते हैं। जी बिल्कुल तो ऐसे। अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करें, और सेल्फ मेडिकेशन इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रेशियो है वो फेस को डैमेज करने वाली सेल्फ मेडिकेशन, या फलां क्रीम का इश्तिहार देखा, फलां ने मशवरा दिया फलां चीज़ लगा लो, फलां ने ये किया, और पेशेंट्स जो हैं वो अपने बेड़ा गर्क करके जो हमारे पास आते हैं। 12 वी काउंसल देम, बाकी इट्स अप टू देम कि वो इसको किस हद तक जो है वो लेके चलते हैं हमारी एडवाइस। ठीक है, वैसे इट्स सपोज टू बी माई लास्ट क्वेश्चन, लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल आ चुका है। आजकल काफ़ी बड़े सैलून्स जो हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया हाइड्रा फेशियल और स्किन ट्रीटमेंट्स, और काफ़ी एस्थेटिक चीज़ें भी शुरू कर दी हैं स्किन को लेके, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम सैलून्स में जाके एक हैवी अमाउंट पे करते हैं, इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेते हैं, बट उसके बाद काफ़ी सारे जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, लोग फिर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हम क्यों गए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पे जाके तो कोई किसी के सर्टिफिकेशन भी चेक नहीं कर पाता ना कि किसी ने ऑथेंटिकली कोई ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग ली है या कुछ किया है। देखिए जो हाइड्रा फेशियल्स या परमानेंट मेकअप और लिप टिंट्स और बीबी ग्लो, इस तरह के जितने प्रोसीजर हैं दे आर बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डन बाय टेक्नीशियंस। इट्स कॉल्ड कॉस्मेटोलॉजी आई थिंक। टेक्नीशियंस, और वो भी ब्यूटी टेक्नीशियन, ब्यूटिशियंस टेक्नीशियंस विच आर कॉस्मेटिक टेक्नीशियंस, और दे आर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड इन दिस सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर। इवन के लेजर्स और इस तरह के प्रोसीजर भी जिन मुल्कों में जगहों पे जो है वो टेक्नीशियंस ही कर रहे होते हैं, यानी पैरामेडिकल स्टाफ अंडर सुपरविजन ऑफ अ प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर। बट इट डजंट मीन कि ये हर जगह, हर सैलून, हर नाई, हर बार्बर और हर गली मोहल्ले के जो है वो उसमें पहुंच जाए और हर कोई उठे करना शुरू कर दे। दे डोंट नो इवन प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, एग्जैक्टली, दे डोंट नो टाइप ऑफ द स्किन, तो हाउ कैन दे ट्रीट इट? जो बाहर के मुल्कों का मैंने जिक्र किया, वहाँ इन लोगों को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है स्किन के हवाले से, और फिर इनके हवाले ये गैजेट्स किए जाते हैं। हमारे यहाँ दैट्स गुड कि हम डॉक्टर्स जो हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि कॉस्मेटोलॉजी में भी कुछ लोग आगे आए हुए हैं और वो कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर कर रहे हैं इसको, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्किन। दे वुड कवर ऑल द कॉम्प्लिकेशन, दे वुड ट्राई टू प्रिवेंट ऑल द हैजर्ड्स। उसमें हर जो नुकसान है उससे डॉक्टर आगाह होता है और वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्किन के टाइप के मुताबिक वो ट्रीट करता है। सो इट्स क्वाइट सैड टू से कि यहाँ हमारे सिस्टम में जो है ये हर
नॉन क्वालिफाइड, और इवन अब आप देखें बार्बर्स की शॉप्स पे जाएं तो उन्होंने बाकायदा पैकेजेस लिख के लगाए होते हैं, वहाँ बेचारा पे ना वो फेशियल को फेशियल कह रहे होते हैं जी। दे डोंट नो कि मतलब हाउ टू टॉक, उनको ये नहीं पता होता कि ये है क्या। ये मेरे साथ हुआ है, मैं खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मुझे कहते हैं ये आपके फलानी पिगमेंटेशन हुई है, आपके मसाज कर दें आपके तो मुझे हंसी भी आती है, मैं फिर चुप करके बाहर निकल आता हूँ। तो इट शुड बी डन बाय प्रॉपर क्वालिफाइड, अगर तो कोई टेक्नीशियन है तो ही और शी शुड आल्सो बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड। बाकी डॉक्टर्स तो करेंगे इसको, लेकिन डॉक्टर्स भी इसमें सर्टिफाइड होने चाहिए आइडियली। जी ठीक है। अब आप लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किस तरह से अपनी स्किन को हम हेल्दी रख सकते हैं और फ्रेश रख सकते हैं। रूटीन में आप एक छोटी सी हमें एक स्किन केयर रूटीन गाइड करेंगे जो 4 से 5 बेसिक चीज़ें हैं, ये आप इनको एडवाइस समझ लें, आप इन्हें जो है मशवरे समझ लें, आप इन्हें हिदायत समझ लें, नसीहत समझ लें। नंबर 1, नींद पूरी करना। और नींद ये नहीं कि सारी रात जागें और अगले दिन सुबह सारा दिन सोए, मैं तो अपनी नींद पूरी करता या करती हूँ। नहीं, रात की नींद 6 से 8 घंटे जी। प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, proper balanced diet includes all kind of sabzis, all kind of fruits, meats, each and everything. Okay. Try to avoid maximum junk foods, maximum junk food जितना भी है उसको कोशिश करें कि कम से कम खाएं, अवॉइड करें। उसके बाद इनटेक ऑफ वाटर एंड फ्रूट जूसेस। उसके बाद 5 वक्त की नमाज, जिसमें फजर की नमाज जो है it's a very good source of freshness on your face, on our face. अगर हम प्रॉपरली रेगुलरली 5 नमाजें पढ़ते हैं तो 5 टाइम वजू करने से हमारे फेस की और स्किन की क्लींजिंग हो जाती है। Exactly. और फजर की नमाज पढ़ने से वैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के चेहरे पे नूर आता है, फ्रेशनेस आती है। और डोंट मिसट्रीट योर स्किन, हर मशवरे पे नहीं अमल करना। तीसरा, सन प्रोटेक्शन। डेफिनेटली सनलाइट जो है जी, वो हमें जो है हमारे स्किन को डैमेज करती है, उसके लिए सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले बताया कि फिजिकली या फिर डिफरेंट प्रिपरेशंस अच्छी क्वालिटी की, यू कैन एनी काइंड ऑफ मिनिमम SPF हमारे यहाँ 50 30 ये चल सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप यूज़ करें। हर 2 से 3 घंटे बाद सन ब्लॉक जो है वो लगाएं। उसके लिए फिर ड्राई स्किन के लिए अलहदा है, ऑयली स्किन के लिए अलहदा है, वो आप मशवरा कर सकते हैं डॉक्टर से। फिर रात में आमतौर पे अगर आप चाहती हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा कोई रेटिनॉल सीरम अच्छी क्वालिटी का किसी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह हाइलोरोनिक एसिड का सीरम यूज़ कर सकते हैं। और सीरम जो भी आपने यूज़ करना है, रेटिनॉल का करना हो, हाइलोरोनिक एसिड करना हो, उसको पहले आपने हल्का सा फेस को डैम्प करना है, उसके बाद अप्लाई करके उसके ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगा के आप छोड़ दें, तो दैट वुड लीड टू अ गुड रिजल्ट। और क्लींजिंग कर लिया करें, क्लींजर भी मिल जाते हैं बाज़ार से आमतौर पे। वैसे मैं जो हूँ पेशेंट्स को देसी टोटका बता देता हूँ कि विदाउट मलाई जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क विदाउट मलाई विद एक्वा रोज के गुलाब, उसका मिक्सचर बना के उससे आप क्लींजिंग कर लें, वो भी 2 to 3 टाइम्स अ वीक कर लें, तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर द स्किन केयर। बाकी जो है आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स रियली नाइस टू बी हियर। और अभी मेरा टाइम हो गया कि मैं आपको अपनी स्किन दिखाऊं और फिर हम अपनी स्किन में देखें कि मैंने कितना खाना ख़राब किया हुआ है। सो देखते हैं कि अब मेरे लिए डॉक्टर साहब क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। अच्छा जी, ये आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास इनके क्लिनिक में काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सारी मशीन्स हैं स्किन से रिलेटेड। जी, ये हेयर रिमूवल मशीन है एशियन स्किन के लिए बेहतरीन, ट्रिपल वेवलेंथ डायोड। ये हमारे पास हाइड्रा फेशियल मशीन है और दिस इज कॉल्ड पिको लेजर। दिस इज यूज फॉर द पिगमेंटेशन, मेलाज्मा। और इसके अलावा इसमें जो एक और अच्छी ऑप्शन है वो है जेनेसिस। जेनेसिस मोड इज यूज्ड फॉर द फाइन रिंकलिंग एंड स्किन फेस स्किन लिफ्ट के लिए। बाकी इसके अलावा हमारे पास PRP का सामान है जिसमें हम लेटेस्ट सेंट्रीफ्यूज मशीन के जरिए जो है फेस हेयर उसका PRP करते हैं। ये हमारे पास जो लेज़र है ये भी पिको लेज़र है और ये भी हम फ्रैकलिंग, टैटूइंग
और मेलाजमा के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये एक लाइट है, दिस इज़ कॉल्ड फोटोडायनेमिक थेरेपी लाइट, PDT लाइट। ओके, ये भी फेशियल रिजुविनेशन, एक्ने, पिगमेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ जी, आपकी स्किन पे तो काफ़ी पिगमेंटेशन, फ्रैकलिंग और ब्लड वेसल्स भी जो है वो भी प्रोमिनेंट हुई हुई हैं, और आइज़ के अराउंड काफ़ी ज़्यादा फ्रैकलिंग है, ओवरऑल डलनेस भी है। तो आज हम चूँकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप रिपीटेड सेशन करा सकें, तो आज हम एक कुछ इंस्टेंट इफ़ेक्ट्स के लिए जो है वो आपकी कार्बन पील कर देते हैं। ठीक है। जेन्युइन जो ओरिजिनल पीको लेज़र है उस पर, अदरवाइज़ छोटी पीको लेज़र भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन हम आपकी जो है पीको लेज़र जो ओरिजिनल है उस पर आपका करेंगे कार्बन पील। डॉक्टर साहब ने जो है वो पीको लेज़र से वो मेरा ट्रीटमेंट करेंगे। उन्होंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बता दिए हैं, तो देखते हैं अब, क्योंकि मैं यहाँ लाहौर में हूँ इस वक्त और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आई कैन नॉट कम हेयर फॉर रिपीटेड सेशंस। तो ये है कि हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ इंस्टेंट ऐसा करते हैं कि कुछ फ़र्क महसूस करें, बाकी इंशाल्लाह मैं वहाँ जाके फिर देखते हैं। अच्छा, ये मेरे फेस पे आप लोग देख सकते हैं काला काला जो नज़र आ रहा है, इट्स कार्बन पील, और इसको अप्लाई किया अभी। इसके बाद आई हैव टू लीव इट फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद से मेरा ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। हाय गाइस, तो अब मेरा ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और मैंने फेस वॉश कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ऑब्वियसली आई नीड मल्टीपल सेशंस। तो ये फर्स्ट सेशन में देखें कितना फ्रेशनेस आ गई है फेस के ऊपर, ग्लो आ गया है। तो अगर मैं मल्टीपल सेशंस करवाती तो ऑब्वियसली इसमें और फ़र्क पड़ता। तो अब ये है कि मैं कराची जाके अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूँगी, बट अगर आप लोग लाहौर से हैं और आप लोग क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं तो आई एम पुटिंग ऑल द डिटेल्स बिलो एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग ये क्लिनिक ज़रूर विज़िट कीजिए। इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो मैंने सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। डू विज़िट हेयर और अपने प्रॉब्लम्स यहाँ पे आके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा रिजल्ट कैसा लग रहा है। आई एम लविंग माई स्किन, इट्स वेरी सॉफ्ट, आई एम ग्लोइंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।